नमस्कार। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो हुई एक रोज़ पहले, उसके हवाले से एक खबर ये आई कि जम्मू कश्मीर के एक नेता जो उस बैठक में नुमाइंदा के तौर पर आए हुए थे, पीडीपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता हैं, नाम है तारिक हमीद कर्रा। उन्होंने आज़ादी के वक्त का हवाला देकर के ये कहा कि सरदार पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, वो जिन्ना के, जो पाकिस्तान के जनक कहे जाते हैं, उनके मित्र थे और वो कश्मीर जिन्ना को देना चाहते थे। यह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके कारण जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा आज भी है। अब तारिक हमीद को उस बैठक में कितनी तवज्जो मिली यह तो नहीं पता है, लेकिन कहा यह भी गया है खबरों में कि कई नेताओं ने उनको ताकीद की कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इस देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं और देश के एकीकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के नेताओं ने या वैसे लोगों ने जिन्होंने कम पढ़ने लिखने के बाद भी अपने भीतर बहुत कुछ जानने समझने का दम्भ पाल रखा था, अपने फायदे के मुताबिक अपने लिहाज से इतिहास की व्याख्या की, लोगों के बीच में रखा तोड़ा मरोड़ा और उससे बहुत कुछ बिगड़ा। इस देश में समाज में एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ। सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये मौका है और दो तीन जो बड़ी घटनाएं इस देश में रही हैं एकीकरण की, जिसमें सरदार पटेल की ही भूमिका रही, उसके अलावा किसी और की भूमिका थी ही नहीं। अगर वो फैसले उनके ज़रिए नहीं हुए होते, उन्होंने नहीं किए होते, तो जो आज भारत है वो नहीं होता। अगर आज जो भारत है नहीं होता तो फिर उसकी तस्वीर जो आज है उससे कहीं इतर हो गई होती, यह देश कई टुकड़ों में होता। जब आज़ादी मिली उस दौरान 562 रियासतें थीं और उनमें से 3 रियासतों ने या तो आज़ाद रहने या फिर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहने का फैसला किया था। एक गुजरात में जूनागढ़, एक हैदराबाद की रियासत और एक जम्मू कश्मीर की रियासत। जूनागढ़ के नवाब ने ये तय किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो नवाब ने यह ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन जो भारत की सरकार थी, पंडित नेहरू की अगुवाई वाली, जहां सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है क्योंकि वहाँ की 80% जो आबादी है वो हिंदू है, भले ही वहाँ के नवाब मुस्लिम हैं। इसलिए जिन्ना के सामने 2 शर्तें रखी गईं। यह कि पाकिस्तान जूनागढ़ को अपने में मिलाने के विलय को वापस ले, वो फैसला रद्द करे, या फिर जूनागढ़ के लोगों के बीच में जनमत संग्रह कराया जाए क्योंकि 80% आबादी वहाँ हिंदुओं की है। जिन्ना इस पर राजी नहीं थे। इसके बाद सरदार पटेल ने वहाँ फौज भेजी और फौज भेज करके जूनागढ़ को अपने कब्जे में लिया। जूनागढ़ का जो अनुभव था सरदार पटेल का, उसने कश्मीर के लिए एक सबक दिया। वो ये कि जिन्ना इस बात पर राजी नहीं थे कि हिंदू बहुसंख्यक वाले इलाके में या उस रियासत में वहाँ का नवाब अगर ये कह देता कि पाकिस्तान के साथ मैं जाना चाहता हूँ और जिन्ना उसको मान लेते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर जहाँ का बहुसंख्यक हिंदू है, मुसलमान है और वहाँ का राजा हिंदू है, अगर वह कह देता है कि भारत के साथ मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ की जनता के बीच में जा कर के जनमत संग्रह क्यों कराया जाए। इसलिए जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ और बाद में जब राजा ने दस्तखत किया कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत के साथ जाता है, उसका विलय किया जाता है, राजा हरि सिंह ने जब यह संधि दस्तखत कर दी, तो उसके बाद से भारतीय फौज उतरती है। मुझे लगता है कि 28 अक्टूबर 1947 को भारत की फौज जम्मू कश्मीर में उतरी और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था। यह लड़ाई लगातार चलती रही क्योंकि जनवरी 1949 में जाकर के ये लड़ाई रुकी, या यूं कहिए कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन इस दौरान लड़ाई चलती रही और भारत की फौज पाकिस्तानी कबायली को, या आप यूं कहिए कि पाकिस्तानी फौज जो कबायलियों की तरह घुस आई थी जम्मू कश्मीर में, उसको पीछे धकेलती चली गई।
लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि आज युद्ध रोका जाता है, पंडित नेहरू ने रोका, उस दिन जो हिस्सा पाकिस्तान के पास था वो रह गया, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर आप विलय पत्र को देखते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, वो पूरा इलाका उस जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जिस जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कराने के संधि पत्र पर राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए थे। सरदार पटेल संयुक्त राष्ट्र में जाकर के जनमत संग्रह कराने और जम्मू कश्मीर पर फैसला करने के पक्ष में नहीं थे। 1948 में वो कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में उन्होंने एक भाषण दिया था। उस समय युद्ध चल रहा था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ के 1 इंच ज़मीन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना हम छोड़ेंगे। यह मंसूबा सरदार पटेल का था। और जब माउंटबेटन के कहने पर नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जाने और वहाँ लोगों के बीच जाकर के जन्म संग्रह कराने का फैसला किया, जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तब सरदार इससे सहमत नहीं थे। ये असहमति जो है वो सरदार और नेहरू के बीच में रही। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सरदार असहमत ज़रूर थे, लेकिन नेहरू जो भी फैसला कश्मीर पर ले रहे थे उस समय सरदार मौजूद भी थे। लेकिन हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद की आबादी जूनागढ़ की तरह ही 80% से ज़्यादा हिंदू थी और वहाँ का जो नवाब था वो मुसलमान था। नवाब आज़ाद रहना चाहते थे और सरदार पटेल को लगता था कि हिंदुस्तान के बीचों बीच अगर कोई भी रियासत आज़ाद रहती है तो वो देश के पेट में कैंसर की तरह है। इसलिए हैदराबाद किसी भी कीमत पर आज़ाद नहीं रह सकता है, उसको भारत का हिस्सा होना पड़ेगा। इस बात का दबाव नवाब पर लगातार बनता चला गया। नवाब ने जिन्ना से पूछा कि क्या भारत की फ़ौज हैदराबाद पर हमला करती है तो पाकिस्तान मदद करेगा। जिन्ना ने कहा था कि कुछ एलीट लोगों के लिए पाकिस्तान अपना नुकसान उठाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद नवाब ने हथियार खरीदने के लिए अपने लोगों को इंग्लैंड भेजा था और हथियार का सौदा भी उनके लोगों ने कर लिया था। यह बात जैसे ही सरदार को पता चली, सरदार ने हमला करने की तैयारी कर ली। ऑपरेशन पोलो, क्योंकि उस समय हैदराबाद दुनिया का शायद पहला ऐसा इलाका था या ऐसी रियासत थी जहां सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड से, लगभग 17 के आसपास। इसलिए उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। नवाब लगातार दिल्ली में आचार्य राजगोपालाचारी थे जो गवर्नर जनरल हो गए थे माउंटबेटन की जगह भारत के, चूँकि उस समय हमारा संविधान नहीं था और हम रिपब्लिक नहीं थे, तो एक डोमिनियन स्टेटस हमारे पास था। और उस दौरान आचार्य राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। उन्होंने गुजारिश की नवाब ने कि फ़ौज नहीं भेजी जाए और एक काम कर सकते हैं कि हैदराबाद आज़ाद रहे, उसका जो सूचना विभाग है और रक्षा है और वित्त है, यह तीनों भारत की सरकार के पास रहे, लेकिन हैदराबाद का स्टेटस जो रहे वो ऑटोनोमस रहे, आज़ाद रहे, वो अपने पर खड़ा रहे और स्वतंत्र रूप से रहे। लेकिन सरदार पटेल को पता था कि यह स्टेटस जो है वो खतरनाक है। एक कोशिश ये भी हुई थी कि पुर्तगालियों के साथ हैदराबाद का पैक्ट करा दिया जाए, क्योंकि पुर्तगाली गोवा में थे। गोवा का विलय भारत के साथ 1962 में हुआ सरदार पटेल के जाने के बाद, लेकिन यह भी नहीं हो पाया था। सरदार पटेल ने फौज भेज दी और जब राजगोपालाचारी और नेहरू ने यह तय किया कि ठीक है, नवाब के साथ बैठक करते हैं कि कैसे हैदराबाद का विलय या हैदराबाद भारत के साथ कैसे रहेगा, तो सरदार को बुलाया गया था। तो सरदार ने कहा था कि जो बैठक अभी आप लोग कर रहे हैं, फौज जो है हैदराबाद के भीतर पहुंच चुकी है। 5 दिनों की लड़ाई के बाद मुझे लगता है कि जो रज़ाकार वहाँ थे, एक रज़ाकारों की फ़ौज भी हैदराबाद में हुआ करती थी, जो आज की तारीख में AIMIM है, वो उन्हीं रज़ाकारों की छोड़ी हुई जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाती हुई है। तो रज़ाकारों की फ़ौज नवाब के लिए वहाँ लड़ती थी, प्राइवेट आर्मी थी, और वो हिंदुओं पर हमला तब किया करती थी। तो रज़ाकार 1300 से ज़्यादा मारे गए। 800 से ज़्यादा हैदराबाद के जो निज़ाम थे या नवाब, उनके सैनिक मारे गए थे। 60-65 के आसपास भारतीय जवान शहीद हुए थे।
तो इस तरीके से हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, जूनागढ़ का विलय भारत में हुआ, कश्मीर आज की तारीख में भारत में है, उसमें भी सरदार पटेल की भूमिका रही। लेकिन 562 रियासतें जिनमें से 3 यह विलय के लिए तैयार नहीं थीं, उनका विलय भी पटेल ने कराया, और बाकी रियासतें भी भारत में अगर रहीं तो उसमें सरदार पटेल की दिन रात की मेहनत थी और लगातार वो लगे रहे। तो आज जो भारत खड़ा है, जिस भारत का लौह पुरुष उनका कहा जाता है, जिस भारत का विस्मार्क उनको कहा जाता है, वो इतिहास में एक बड़ी जगह रखते हैं। और कम से कम इतिहास के हवाले से सरदार पटेल को जो जिस तरीके से देखा जाना चाहिए, जो कद उनका होना चाहिए, जो महत्ता उनको मिलनी चाहिए, वो हमेशा महफूज रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए, वो मिलनी ही चाहिए। महापुरुष इतिहास में देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतिहास की जिम्मेदारी होती है कि वो उन महापुरुषों के योगदान को सही तरीके से रखे और आगे समय भी उसको उसी तरह से ले जाए। यह जो इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं तारिक हमीद की जगह और कहते हैं कि सरदार पटेल जिन्ना के दोस्त थे और वो कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना चाहते थे, यह एक नाइंसाफ़ी है, ना सिर्फ सरदार के साथ बल्कि इतिहास के साथ भी। और इस तरह के बयानात बार बार रोके जाने चाहिए और ऐसे लोगों को लानत भेजी जानी चाहिए। नमस्कार।